आपके 4:30 के पूर्व निश्चित समय के लिए रुके हैं या पहले शुरू करें? जैसे आपका 4:20 को छोड़ के कोई भी समय बता दीजिए आप। 21 तो हो गया, वैसे वो प्रावधान बदल गया आजकल। अब 4:20 कुछ नहीं है प्रावधान, संहिता में वो प्रावधान फर्क हो गया है। ठीक है, कौन है? बताइए, करें शुरू? हाँ, अच्छा दोस्तों शुरू करें। मैं हिंदी में करता हूँ, फिर थोड़ा संक्षेप में इंग्लिश में, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर। दोस्तों, हम आपको कई बार अलग अलग पहलू बताते हैं प्रवर्तन डिपार्टमेंट के बारे में, ईडी के बारे में। कई पहलू आप जानते हैं और उसको मैं एक एक बिंदु में दोहरा दूं। किस प्रकार से ईडी मुख्य रूप से और साथ साथ सीबीआई, आईटी इत्यादि एजेंसीज को एक साझेदारी, एक गठबंधन बना रखा है सरकार ने। किस प्रकार जो 10 या 20% राजनीतिक पहलू वाले केस होते हैं, उन 10 या 20% राजनीतिक पहलू वाले केसेस के 99% केस विपक्ष के विरुद्ध होते हैं, उनके लीडरों के विरुद्ध होते हैं। किस प्रकार से पूर्व चलने वाले केसेस जैसे ही दल बदल होता है रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। किस प्रकार से अजीबोगरीब तथ्य होते हैं कि मैं साक्ष्य हूं आपके विरुद्ध, मैं 9 बार साक्ष्य देता हूं, उसमें आपका नाम भी नहीं लेता। 10वीं बार जब मैं गिरफ्तार हो गया हूं, उसके बाद साक्ष्य देता हूं, वो उसमें मैं कुछ कहता हूं, 1-2 शब्द आपके बारे में, और उसके बाद मुझे बेल मिल जाती है, और उसके बाद मैं पार्डन होके साक्ष्य बन जाता हूं, जिसको अप्रूवर कहते हैं। ये सब पहलू आपके चिर परिचित हैं, जाने माने हैं, आप लोग समझते हैं, जनता समझती है। ये एक रूटीन बन गया है, लेकिन रूटीन रूल नहीं होता, अपवाद है, ये याद रहे हमेशा। अब मैं इस संदर्भ के बाद अभी हाल की छत्तीसगढ़ के विषय में आपसे बात करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ का सो कॉल्ड लिकर स्कैम, और लिकर स्कैम भी चल रहे हैं इंडी गठबंधन के विषय में। मैं अब छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं सिर्फ, ये आपको एक संदर्भ देके, एक प्राकथन देके। शराब घोटाले की एक काल्पनिक और सनसनीखेज भूमिका लिखी गई प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छत्तीसगढ़ के विषय में, और विशेष रूप से लिखी गई क्योंकि चुनाव आ रहे थे। उसकी टाइमिंग थी चुनाव के पहले, उसका गति और दिशा थी चुनाव के पहले, और अब कल परसों उसका खुलासा हुआ है चुनाव के बाद उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा, जिसके विषय में मैं आपके सम्मुख बैठा हूं। उच्चतम न्यायालय ने एक बड़ी विचित्र चीज आपके सामने रखी है। उन्होंने ये होल्ड किया कि पूरा मामला हम खारिज करते हैं। टुटेजा नाम था मुख्य रूप से, लेकिन उनको हर प्रकार से आरोपित किया गया था कि मुख्यमंत्री के साथ मिले हैं, 70 अधिकारी मिले हैं, शासन पूरी तरह से लिप्त है। उस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा, पहला कि कोई ऑफेंस ही नहीं है, हम क्वॉश करते हैं। दूसरा कि आप जानते हैं कि प्रवर्तन वाला जो धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, वो आधारित होता है पूर्व निर्धारित अपराध पे, जिसको प्रेडिकेट ऑफेंस कहते हैं। तो उच्च न्यायालय का ऐसा कोई प्रेडिकेट ऑफेंस ही नहीं है, तो जानवर नहीं है तो पूंछ कहां से हिल रही है? जब बॉडी नहीं है तो उसकी पूंछ कैसे हिल सकती है? तीसरा, उन्होंने कहा कि कोई इनकम टैक्स का नोटिस अगर जाता है तो इनकम टैक्स का कानून तो मनी लॉन्ड्रिंग प्रवर्तन विभाग के शेड्यूल में लिखा ही नहीं है, उसको भी आप बना देते हो। इस चीज को आपने कब बनाया? इसको आपने काल्पनिक, अपनी एक कुत्सित राजनीतिक मंशाओं के कारण 70 लोगों से अधिक अलग अलग विभिन्न डिपार्टमेंट्स के अंदर शासन को बदनाम करने के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के विरुद्ध हर प्रकार के आरोप लगाने के लिए, और इनकम टैक्स के ताबड़तोड़ छापेमारी के आधार पर एक प्रवर्तन का निदेशालय का केस बना दिया। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सिर्फ इनकम टैक्स के आधार पर तो आप कर भी नहीं सकते। कैसे किया, क्यों किया?
उत्तर बड़ा सही है, ये तो खैर उच्चतम न्यायालय का काम नहीं इस पे जाने का। उत्तर इसलिए सही है कि आप एक तारीख चुन लीजिए, उससे मालूम पड़ेगा क्यों किया। चुनाव कब थे भाई छत्तीसगढ़ में? नवंबर 2023 में थे। तो ये तो अनिवार्य है कि चुनाव की जैसी बिगुल बजी तो ईडी की बिगुल बजी। ये वो कंप्लीटली जो है एक पपेट वाली संस्थाएं हैं जिनको एक्टिवेट किया जाता है चुनाव के पहले। और आरोप पत्र नवंबर 2023 के चुनाव के थोड़ा पहले ये था कि ये लिकर स्कैम घोटाला जिसको कहते हैं तथाकथित 2019 से चल रहा है। अरे भाई 19 से चल रहा है तो 2023 में आप क्यों उठे, क्यों जगे? और इसमें सैकड़ों करोड़ की रिश्वत दी गई है। क्या हुआ उस रिश्वत का जब अभी उच्चतम न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया? तो उन्होंने ये भी, और ये सब चीजें माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपने भाषणों में कहा। 2161 करोड़ का शराब घोटाला, इतने सारे 70 वहां के कर्मचारी लिप्त हैं, मुख्यमंत्री लिप्त हैं, और कई इनमें से ये टुटेजा जिसका केस निर्णित हुआ, रात रात भर दिन भर वो और उनके पुत्र इस केस में, उनको प्रताड़ित किया गया, उनसे पूछताछ की गई, उनके बयान लिखे गए। ये सब क्यों किया? आप तो शुरू से जानते थे कि अगर ये पूरा आधार है इनकम टैक्स का, जो नींव है, फाउंडेशन है, तो क्यों किया? द्वेष से किया, राजनीतिक द्वेष से। इसलिए कि आप चाहते हैं कि ये इन प्रकार ऋण, जो मैं कहता हूं बाय हुक और बाय क्रूक, मोर बाय क्रूक लेस बाय हुक, आप इसका इस्तेमाल करें, जिसको चुनाव के हॉट पीरियड कहा जाता है। तथ्यों पे आधारित प्रोसिक्यूशन नहीं है, इसको कहते हैं चुनावी प्रोसिक्यूशन। मैं कुछ प्रश्नों द्वारा अंत करना चाहूंगा। यदि कोई घोटाला हुआ तो ईडी ने इतनी लंबी जांच के बाद धन शोधन, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, मनी लॉन्ड्रिंग का आपके समक्ष या उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक भी साक्ष्य तथ्य रखा? और अगर धन शोधन नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकती। आप खून के आरोपित हो सकते हैं, आप कत्ल के आरोपित हो सकते हैं, आप इनकम टैक्स के आरोपित हो सकते हैं, आप किडनैपिंग की हो सकती है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग कहां हुई? और अगर होती तो निर्णय नहीं आता। यदि अपराध शराब निर्माताओं की फैक्ट्री से शुरू हुआ तो कृपया बताइए कि एक भी शराब का निर्माता को आपने गिरफ्तार किया या समक्ष रखा? क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक विरोध करने वाले लोग, विपक्ष के लोग। अगर ये 2019 से 2023 का ये इतना बड़ा जिसको स्कैम कहा आपने, तो आपने एक भी आबकारी अधिकारी, फील्ड अफसर एक भी क्यों नहीं गिरफ्तार किया? आप जानते हैं कि जो आबकारी विभाग है वो सबसे ज्यादा नियंत्रित है। आप फैक्ट्री से बाथरूम नहीं जा सकते बिना एक नियंत्रित तरीके से, उस पर लिखना पड़ता है, रजिस्टर एंट्री करनी पड़ती है, ट्रक निकलती है, सब होता है। एक आदमी को आपने अरेस्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि आपका निशाना था सिर्फ राजनीतिक द्वेष वालों की तरफ। अगर ये सब लोग दोषी थे, यानी कौन? ब्यूरोक्रेसी, आबकारी अधिकारी, फैक्ट्रियों के निर्माता, तो आज तो करीब बाकी चीज छोड़ी, आज 4 महीने हो गए, 5 कितने महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए सरकार बने, 4 महीने हो गए, आपने उसके बाद भी किसी को गिरफ्तार किया है? क्यों नहीं किया? क्योंकि आज आप वापस राजनीतिक द्वेष से अपनी खुद की सरकार के अंतर्गत जो ईओडब्ल्यू है, उसी चीज को जो इनकम टैक्स पे नहीं चली, जिसको उच्चतम न्यायालय ने निरस्त किया, उसको अब ईओडब्ल्यू के जरिए वापस शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि सरकार आपकी आ गई है। ये मैं आपके लिए इसलिए बता रहा हूं जिससे कि एक्सपोज हो कि क्या इनके तौर तरीके हैं, किस प्रकार से कानून को पूरा जो है समंदर में डाल के काम किया जा रहा है। और अगर आप अब ये ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का इस्तेमाल या दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम एक तो व्यक्ति हो जो राजनीतिक व्यक्ति या विरोध का या विपक्ष का व्यक्ति नहीं हो। इतना बड़ा स्कैम 2600 का आपने आंकड़ा फेंक दिया, 2161 का,
उसमें एक भी अधिकारी नहीं, एक भी निर्माता नहीं फैक्ट्री का। मैं अपनी बात अंत करना चाहूंगा ये कह के कि हम इस प्रकार के निर्णयों का हम स्वागत इसलिए नहीं करते कि ये हैं इसमें इन्वॉल्व या मैं हूं या टुटेजा है, वो मुद्दा नहीं है। ये इसलिए हम करते हैं स्वागत कि ये एक सिद्धांतिक संस्थापिक एक मूल मुद्दा है जिससे आपको यद्यपि अमुक केस में, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि अमुक केस में ही निर्णय होता है, एक सर्वभ्यामी या व्यापक निर्णय नहीं हो सकता पूरे प्रदेश के लिए, लेकिन इस प्रकार के निर्णय एक्सपोज करते हैं कि आपका उद्देश्य क्या था, आपका तौर तरीका क्या था, आपके डिवियसनेस के उदाहरण क्या थे। और इसलिए ये आवश्यक है कि ये आपके समक्ष रखा जाए और आपके जरिए पूरे देश को मालूम हो कि ये एक और पांचवा या छठा पहलू है इस ईडी या प्रवर्तन विभाग का दुरुपयोग करना राजनीतिक कारणों से। फ्रेंड्स, आई विल बी वेरी ब्रीफ इन इंग्लिश। We have discussed with you from this podium several facets of the misuse of this coalition partner of the BJP ruling party. The coalition partners include the ED, the IT, the CBI, etc. You have heard about cases where in the 20 or the 15% cases which are political, 99% are about the opposition. What they fool you on is saying, "Arey, 80% cases are not political." We are not talking about a case against a businessman. We are not talking about a case against an individual officer. We are talking about the 20% which have political flavor. 99% of the 20% involve political opponents. Why? Second facet, you have seen that people who have long pending cases, advanced stages of cases, they suddenly go through that well-known, not a washing machine is a cliched phrase, now it's a laundry factory. They go through a laundry factory and that case suddenly stops. The case suddenly does not go on, it gets closed. Third facet you've seen is that a person gives 8 statements where he does not name any of you. Then he's arrested. Then suddenly 9th statement he takes a few sentences about you under arrest. And after a few weeks he gets bail. The law officer gets up and says, "We don't oppose bail, he has back pain." And then after that, he gets approvership and pardonship. These are facets you know about. Today, I am discussing a related facet regarding Chhattisgarh. Just to underline and emphasize on a new peg which happened yesterday in the Supreme Court, how unfair, how motivated, how partisan, how one-sided this whole approach of the BJP ruling government is during election time to mislead the people and to misuse agencies. It has never happened in 75 years of Indian history. The Chhattisgarh story starts with the so-called liquor scam. When is the so-called liquor scam activated? The ED jumps in just before the November 2023 elections in Chhattisgarh. Question arises, why? The allegation relates to an alleged scam of 2019. This 19 scam gets so hot and activated a few weeks or a few months before the elections. Obviously, the motivation is ulterior, it is political. In this, the Supreme Court says something astonishing yesterday. It says there is no predicate offense. What are you doing about money laundering? As you know, money laundering is a consequential offense. So if there is no body, how does the tail wag without a body? But did not the ED know this much? It's the department which heads this act. Can't they read English? The entire case which was decided yesterday involved income tax allegations or notices. Even a first-year student of law can pick up the act and read, income tax is not a scheduled offense. Income tax act is not in the list of PMLA schedule. Then why did you start this? And you started it based entirely on hundreds of raids, searches, etc. And hours of statements recorded. The very same people who were petitioners spent days and nights, father and son, in custody. Statements recorded. For what? You know that it's nothing except an income tax search or something which you got material from. You are trying to stretch it to make it into an ED offense.
you are trying to create an impression in the public by throwing figures like 2,161 crores ka ghotala hai. The question arises, sir, if it is a 2,161 crore ghotala, why is the Supreme Court quashing and why are you unable to show to the Supreme Court yesterday a money trail of 216 rupees? Leave aside 2,161 crores. Arey, money trail to dikhaiye. And the other question is that you have done this out of a distorted view of politics, a distorted view of cheap politics, a distorted view of a level playing field, a view in which your object is to shoot and scoot, paint them black, and we'll see later on the consequences. So the kind of figures thrown are nothing but imaginary. May I end with a few very short and quick questions? First question is that if this was such a big ghotala, a scam, why were you not able to give any money laundering evidence to the Supreme Court? Question number one. You have to cross the threshold of 1 crore for the act to apply. Second, if your allegation, as it is well known, is that hundreds of factories and liquor producers were involved in this scam in collusion with government, then have you arrested a single liquor factory manufacturer, owner, promoter? Third question, you have the most regulated department in government is called the liquor excise, Abkari department in any state. As I said, you cannot sneeze without it being entered in a register. Every truck which moves from one building to the other has to be entered. Everything has to be sealed and hologrammed and etc. etc. Forget the details. Have you arrested a single government official? Is it possible that this so-called scam occurred without a single government official being involved or in the knowledge? Question number 4. Was your hot period only for those 4 months till the elections were there? You are now in government already for 4 months. Did you do arrests even after coming into government of any factory owner, manufacturer, government official? Before and after? Object is only to target you because you are a political opponent. You are in the opposition. Therefore, friends, it is time that the whole country, and I must add one more thing, now that you are in power for 4 months, you started a new technique. You are using or rather misusing the EOW under your state administration to revive or at least trying to revive the same allegations. Largely the same which was the subject matter of the income tax inquiry which has failed yesterday in the Supreme Court. So this is absolutely mala fide. It is absolutely against all norms of level playing field. Level playing field, friends, is part of free and fair elections. Free and fair elections is part and the heart of democracy. Level playing field, free and fair elections and democracy have been held repeatedly to be part of basic structure. Basic structure is a very remarkable doctrine which says even a constitutional amendment which violates basic structure would itself be unconstitutional. So you are actually hitting at the root of Indian democracy. Why? For your cheap temporary political gains. You have no stake in the system in terms of maintaining institutions, conventions, rules, practices, precedents. You are only living for the moment, and that moment is a short-lived, cheap political moment. Thank you. पहले इसको खत्म कर लें. Let's finish this topic first. We'll finish this topic first. Only on this topic. बाद में बात करेंगे और चीजों की. पहले खत्म कर लें. Hello, sir. Sir, after the Supreme Court thing yesterday, the ED has registered a case based on the Chhattisgarh police FIR that was registered on January 17th against the 70 people involving the bureaucrats and some of your party leaders also. What do you have to say on that? Exactly what I said. This is nothing but neither new wine nor new bottle. Having tasted defeat in not finding anything in the income tax, after all that was a central agency for 4-6 months. Now that you are in power, you want to keep the pot boiling. You are really now trying to revive, cook the same old thing in the same old bottle,
create a khichdi and keep it simmering to give an impression. Till now, I have heard of no arrests as far as government officials or manufacturers are concerned. But the real issue is, have you demonstrated that if the EOW you have activated now, why was the very same facts not available to the ED? I don't understand. It can't be that the ED's powers are lesser than the EOW's. So it is clearly a motivated, politically slanted approach. सर, जैसा कि आपने हाई कोर्ट में भी कहा था और बार बार ईडी का दुरुपयोग नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए लगातार लोकतंत्र में किया जा रहा है। ज़्यादातर नेता इसके सेक्शन 45 का मामला उठाते हैं, ट्विन बेल कंडीशन का मामला उठाते हैं। ऐसी स्थिति में जब ईडी विपक्ष के लिए सबसे बड़ा विलेन बन चुका है, इसके जो महत्वपूर्ण इस तरह के जो सेक्शंस हैं जो कि ज़्यादा खतरनाक दुरुपयोग जिनका हो रहा है, इनको किस तरीके से स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है या इनके दुरुपयोग को रोका जा सकता है? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती वही है। आप सही कह रहे हैं, इसके ऊपर हमने कई बार बोला है, कोर्ट के अंदर ही नहीं, कोर्ट के बाहर भी। नंबर 1, नंबर 2, इस पे पुनर्विचार करना कि इनके कई प्रावधान, आपने एक नाम लिया 45 और कई हैं 19, 45, 50 इत्यादि। इन पे पुनर्विचार करने की याचिका पेंडिंग है, लंबित है उच्चतम न्यायालय में। 2 दिन के लिए सुनी भी गई थी, मैं खुद पेश हुआ था। अब निर्णय नहीं हुआ उसका, सुनवाई नहीं हुई अंतिम, तो मैं क्या कह सकता हूँ। हम आशा और विश्वास करते हैं कि जल्द से जल्द उसकी सुनवाई हो, इस पे पुनर्विचार हो और निर्णय आए। नंबर 3, ये जो आप सशक्तिकरण कह रहे हैं, वेपनाइजेशन ऑफ ईडी, ये भारत की अस्मिता, भारत के गणतंत्र के लिए बहुत बुरा है। ये आज की बात नहीं है, ये दूरगामी भविष्य की बात है। आज आप इस प्रकार से अगर दुरुपयोग करेंगे तो आपके और आपके जितने भी निकट के देश हैं, पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश, श्रीलंका से लेके नेपाल, उस प्रकार का गणतंत्र चाहते हैं आप क्या? कि ये बाहर निकले, मैं आया, मैं बाहर निकला, ये आए। तो ये रिवॉल्विंग डोर वाला प्रतिशोध गणतंत्र के लिए बहुत बुरा है। ये समझ के बाहर है बीजेपी की, जो अपने नाक तक देखती है राजनीति। सर, बीजेपी ने 25 विदेशी देशों के राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है लोकसभा चुनाव देखने के लिए। कुछ देशों के राजदूतों को भी निमंत्रण दिया गया है। बीजेपी का मानना है कि राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा जो विदेश में कमजोर होते नैरेटिव का कमजोर होते लोकतंत्र का नैरेटिव बनाया गया है, उस राजनीतिक दल, विदेशी राजनीतिक दल जब आएंगे तो वो खुद देखेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी का मैं इस पे क्या कहूँ? एक स्वतंत्र देश है, कोई पार्टी किसी को बुला सकता है, और कम से कम ये सत्तारूढ़ पार्टी है, इनके पास साधन है, इनके पास सभी है, और निमंत्रण करना भी, और निमंत्रण के जितने भी साधन होते हैं, रख रखाव, देखभाल का, वो भी साधन इनके पास है, तो बुलाएं जरूर। लेकिन अगर आप सिर्फ किसी को एक विजिट में घुमा फिरा के देश की सच्चाई बदलना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सोच बड़ी ओछी लगती है। लोग ठोस तथ्य देख रहे हैं। आज अगर आपके विरुद्ध कोई निंदा आती है और आप निंदा को समझते हैं कि वो एक भर्त्सना है, मैं आपको गाड़ रहा हूं, मैं भारत की अपमान कर रहा हूं, मैं राष्ट्र विरोधी हूं, तो आप नहीं समझ रहे हैं कि ये टिप्पणियां भारत को सुधार के लिए की जा रही हैं। जो भारत से प्रेम करते हैं, जो भारत पे अगाध प्रेम रखते हैं, उनके लिए आप हर चीज को अपनी ईगो, अहंकार से न देखें। बाकी बुलाना नहीं बुलाना ये आपका अधिकार क्षेत्र, जो मर्जी करें। सर, अभिषेक जी। हाँ, ये अभिषेक जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में साजिश करके सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई, उसी तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को फंसाया गया। इसका कोर्ट अब इंसाफ करेगी। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में इंसाफ हो, वैसा इंसाफ हमें झारखंड में मिलेगा। देखिए, इंडिविजुअल चीज में मैं टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं समझता। ये तो दिन प्रतिदिन देश, हर प्रदेश का ये कहानी है। अस्थिरता के कम से कम 2 या 3 तरीके तो इन्होंने विश्वविद्यालय की पीएचडी जितने माहिर कर दिए हैं। जैसे पीएचडी इशू कर सकते हैं आप इन दो तरीकों में, बीजेपी की विश्वविद्यालय से। पीएचडी नंबर 1 कि चुनावित सरकार को कैसे गिराया जाए। आपके पास 10 उदाहरण दे सकता हूं मैं, कर्नाटक से लेके मणिपुर, महाराष्ट्र से लेके कहीं और। दूसरा विश्वविद्यालय का जो एमफिल या पीएचडी की डिग्री है, वो है कि अगर आप अस्थिर करके चुनावित व्यक्ति या सरकार को नहीं हटा सकते तो भय से हटाइए।
ईडी और सीबीआई की साझेदारी से हटाइए, उसका दूसरा मॉडल आप देख रहे हैं। अब आप एक बार सफल हो गए, उसके बाद चलता रहेगा, कानून की प्रक्रिया चलती रहती है। हम सब जानते हैं कि विलंब होता है उसमें, हम सब जानते हैं कि प्रोसेस इज द पनिशमेंट। तो क्या जाता है, एक बार तो कर दिया आपने अपना खेल। सर सर आप क्या मेरा सवाल मैं इधर ले रहा हूँ, इधर ले रहे हैं क्या? अभिषेक जी, मेरा सवाल राजनाथ सिंह के बयान को लेकर है। कल अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने बयान दिया कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। चीन पर उन्होंने अटैक भी किया कि अगर हम भी आपके इलाकों के नाम बदल दें तो इससे क्या होगा। ये सब नहीं करना चाहिए चीन को। आपको लगता है कि ये रणनीति सही है, अटैकिंग पोजीशन है बीजेपी की, सरकार की? ये बीजेपी की पोजीशन किसने कह दी? ये तो बिल्कुल सही है। अगर हमारे देश के 15 नाम आप बदल देंगे तो उससे क्या देश बदल जाएगा? ये तो कोई भी देश किसी देश में हस्तक्षेप नहीं करता। ये राजनाथ सिंह से कोई मतलब नहीं रखता, ये बीजेपी से मतलब नहीं रखता, कांग्रेस से मतलब नहीं रखता। अगर कोई भी देश, और निश्चित रूप से चीन, हमारे देश के नामकरण संस्कारों में पड़ जाएगा तो क्या उससे वो हिस्सा देश का, चीन का हो जाएगा? इसमें तो कोई कॉमन सेंस और औचित्य नहीं लगता। इसमें तो राजनीति होनी नहीं चाहिए। और आप क्या समझते हैं कि राजनाथ सिंह जी के पहले या बीजेपी के 2014 के पहले हमने निमंत्रण दिया किसी देश को कि हमारे यहाँ के नाम बदलो? बीजेपी के पहले जो बीजेपी सरकारें हुई, कांग्रेस सरकारें हुई, मिलीजुली सरकारें हुई, किसी ने ये अलाउ किया? ये तो एक नैरेटिव बनाया जाता है कि हमने राष्ट्रवाद दिखाया। क्या करके? एक वक्तव्य देके। जो ठोस प्रश्न है वो ये नामकरण पे वक्तव्य देना नहीं है। चुनाव के दौरान उत्तराखंड में जो ठोस प्रश्न होना चाहिए, माननीय राजनाथ सिंह जी को पहले उसका उत्तर देना चाहिए कि चीन को अभी तक आपने वापस क्यों नहीं खदेड़ा, और अगर नहीं खदेड़ा तो पहली बात चीन वहां पर पहुंची कैसे जहां अभी पहुंची हुई है। ये नामकरण वगैरह तो ये तो वक्तव्यबाजी है। So you've been, the opposition has been talking about weaponization of the probe agencies like the ED and the CBI and income tax. But, you mentioned this case where the Supreme Court has set aside all charges in Chhattisgarh liquor scam. There is another liquor scam which is on, and probably you are only handling that also. But why is the opposition not moving court? They have already tried once with the ED, but against the misuse and weaponization of the probe agencies, against the opposition, targeting the opposition. So you are accusing a teetotaler of handling 2 liquor scams. Let me tell you, you are wrong. Every day we are fighting these cases. Every day. In the court. Every case. I'm not naming names, but call it the Delhi case or the Chhattisgarh case. These are matters going on in court actively. However, your understanding has to be changed because courts cannot take up mega matters. Court can take up a matter of Sanjeev Singh. He can take up a matter of UNI, PTI, an entity. It cannot be that you take up a matter generically of this whole room. There is no such concept in law. So you cannot. Yes, I had personally moved the court some years ago, and that was not dismissed. It was allowed to be withdrawn. That we'll see at a later date. I think there is merit in that larger principle, but that is not current, because currently it depends on A versus B. You must have somebody who has a cause of, I don't want to sound technical as lawyer, you must have somebody who is hurt by a cause of action. That person can go. By the way, the question you're asking in my original petition, the issue raised was very interesting. One, that do you create a non-level playing field? And by that do you affect free and fair election, and by that do you affect democracy? Should be decided on the basic structure doctrine for which a PIL can be entertained. But the court at that time did not entertain it, saying that we are not, and they allowed it to be withdrawn at this stage. Because of this reason, they said, you come with a specific case, we'll deal with it. Singhvi sir. Singhvi sir. Idhar. Sir, yesterday in the High Court regarding the case against the arrest of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, High Court has mentioned it clearly that even the political parties can be brought under the ambit of Section 70 of PMLA. So what is the official stand of the Congress party regarding this? See, I am personally the advocate who is arguing these cases, so I don't like to mix up. Number one, I argued it myself. Number two, a Supreme Court was created precisely because it is High Court is not the last court. So you haven't heard the last word about it. Number three, my personal view is, this is my personal view, don't think I'm arguing against the High Court, because ultimately the High Court is the boss as far as that case is concerned. Supreme Court will now decide. Nor am I commenting on a subject matter, on a sub judice matter. I am only repeating the ground raised before the High Court, and you can judge for yourself.
The ground, if you're asking only about Section 70, was simply this. Section 70 does not mention political parties anywhere. Political parties are separately dealt with under Representation of People's Act. Now, in criminal law, you cannot have vicarious liability. Vicarious liability means that if a company has done some crime, the managing director of that company cannot be guilty just because the company is guilty, unless it is shown separately that the managing director was involved. So the second argument is that first, Section 70 doesn't apply. Second, 70 will not apply because a separate act governs political parties, and this act has chosen not to apply that act here. And thirdly, assuming it applies, you have to still show separately how the CM has done something individual. You can't simply say, आपने किया AAP ने, तो इसलिए ऑटोमेटिकली उनका जो CM है वो भी दोषी है. तो ये तीन पहलू हैं, ये निर्णित होंगे. अभी तो निर्णय आया, अभी उच्चतम न्यायालय गया है, आज भी हमने मेंशन किया, लगेगा मामला. अभी कोर्ट आप जानते हैं बंद है, कचहरी बंद है. अभिषेक सर, आपके गठबंधन के सहयोगी आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री ने इस्तीफा दिया है, राजकुमार आनंद ने, और उन्होंने आरोप लगाया है भ्रष्टाचार का अपनी सरकार पर जिसमें वो शामिल थे. इस पर आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मैं ऐसे, मेरे को उसके तथ्य मालूम नहीं है. ज़रूर एक दिन में आपको मालूम करके इसका रिएक्शन देंगे हम. मुख्य रिएक्शन तो आपको आपसे पूछना चाहिए AAP से, लेकिन मैं वास्तव में नहीं जानता क्या कहा है उन्होंने. Thank you. Sorry, I'm not going to wait too long because I have a speech after this. That's why I'm overdressed. But if you have a few questions off the record, 5 minutes we can stand here. Otherwise, I'll take your leave. मैंने ना Amazon Prime मेंबरशिप ले ली. इसमें क्या खास है? फ्री सेम डे डिलीवरी, 5% अनलिमिटेड कैशबैक, साथ में प्राइम वीडियो भी. खास आपके लिए. Free same day delivery, extra 5% unlimited cashback, Blockbuster Entertainment, Amazon Prime. Such में too much. 2024 के लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है. इस मौके पर मैं आप सभी का स्वागत करते हुए 22 दिसंबर 2023 को जो चिदम्बरम जी की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी बनी थी और 19 मार्च को CWC ने इसे मंजूरी दी थी. व्यापक जनभागीदारी और संपर्क के बाद हमारा घोषणा पत्र बना है. इसके लिए वेबसाइट आवाज भारत की बनी, जिस पर भी काफी सुझाव मिले. हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा. राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था. यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी. जहां कहीं भी हम गए, इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है. इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं. हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है. मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं. खासकर युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी अप्रेंटिसशिप के साथ पक्की हो जाए, ऐसी एक गारंटी हम दे रहे हैं.
और उसके लिए हम 1 लाख रुपए, उसके लिए हम एक अप्रेंटिसशिप कोर्स करने वालों को खर्च करेंगे और इससे ये फायदा होगा, किसी ना किसी जगह उसको पक्की नौकरी मिलेगी, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट के तहत और बहुत से इंडस्ट्रीज में इनको काम मिलेगा। News coming in right now. India Today accesses Congress's poll manifesto, guaranteed job to youth with 1 lakh salary. One woman in every family to get 1 lakh per year. Loan waiver and legal status to MSP. Nationwide census for socio-economic equity. Those are the big promises which have been made by the Congress in its election manifesto that they've just released. Rahul Gautam bringing that first here on India Today, joining us over the phone line from the AICC headquarters. Rahul, over to you. What are the big promises made? Well, the 5 Nyaya guarantees of Congress party are going to be the main highlight of this manifesto, wherein they are going to pledge an assured job to every graduate of 1 lakh rupee per annum. Apart from this, every household will be pledged 1 lakh rupee, wherein it's going to be a direct cash transfer scheme, which the money will be going directly to the senior-most women member of the family. Apart from this, MSP would be a legal guarantee. Remember, we have seen several protests happening at the right doorsteps of Delhi, and therefore Congress Party has come up with the legal guarantee of MSP. Apart from this, a nationwide caste census, as Rahul Gandhi himself says, to know the ground realities of social justice. In fact, the Congress Party has also pledged they're going to remove the cap of 50% reservation and going to make constitutional amendments to increase the reservation for ST, and OBCs. Apart from this, 1,500 rupees pension would also be given to people who are above 60 years. So clearly, there are many promises. 5 main core areas, as we've been saying, that one is Yuva Nyaya, wherein the focus is on youth. There would be a law to curb paper leak, and there's going to be a severe punishment for the same. Jobs would be pledged, and entrepreneurial funds would be created at district levels to promote entrepreneurship and startups. This is for youth particularly. Apart from this, women, MSMEs, they're going to be a loan waiver scheme also for small traders. So clearly, Congress Party believe, as I was telling you earlier also, that unlike 2014, this time manifesto is going to be a very powerful document for Congress Party. Okay. And therefore, door-to-door campaign would be emphasized, and the party is expecting to reach 60 crore eligible voters. They're going to drop in 11 crore guarantee cards just to apprise them that if the party comes to power, they're going to deliver all these schemes and promises. Right. Rahul, stay on with us. Let's listen in for a moment to P. Chidambaram, the chief of the Congress's Election Manifesto Committee. The Modi government is a government of the rich, by the rich, and for the rich. This government is driven only by the interests of the top 1% of this country. But we have to look at the bottom 50%. The bottom of the pyramid, the bottom 50% is as important as those who are well off. And in the bottom 50%, as we go down the ladder, the bottom 20% are extremely poor. It has been estimated that 23 crore people are still poor in this country. UPA government lifted 24 crore people out of poverty. And we promise that if the Congress or a Congress-led government comes to power in 2024, we will lift 23 crore people out of poverty in the next 10 years. That's possible.